गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम बीएससी पार्ट 3 की मैथमेटिक्स क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीएससी पार्ट 3 में सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि अपने को पता है कि 3 पेपर्स होते हैं, जैसा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अपन ने देखा था। तो 3 पेपर्स जो हैं उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो है अलजेब्रा का। फर्स्ट पेपर जो है वो है अलजेब्रा का। सेकंड पेपर है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो थर्ड पेपर है वो है डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो दोस्तों अपने ये दोनों पेपर्स हैं वो 40-40 मार्क्स के हैं। और अपन जानते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अपन ने एग्ज़ाम दी है तो इनमें 5-5 यूनिट आते हैं। और जो ये पेपर है 40 मार्क्स का, इनमें 3 यूनिट तो अपने डायनेमिक्स के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फोर्थ एंड फिफ्थ ये 2 यूनिट्स हैं वो स्टैटिक्स के हैं। तो सबसे पहले अपना ये सेशन जुलाई में चालू हो जाता, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो नहीं हो पा रही हैं। तो श्याम विद्यालय ने छात्र हित में सोचते हुए ये डिसीज़न लिया है कि कोरोना वायरस के इस काल के अंदर अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो, इसलिए आज 1 अगस्त से अपन बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज चालू कर रहे हैं। उसमें मैथमेटिक्स के अंदर हम अलजेब्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू रहना और जैसे यहाँ पे बताया जाता है उसको समझते हुए और अपने नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज 2-3 महीने नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्लास में दोबारा कराना मुश्किल है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए रखना। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चालू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जो अपना फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा का उसके अंदर पढ़ते हैं। दोस्तों अलजेब्रा के अंदर पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले सेट, रिलेशन और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी तो अपने को होनी चाहिए कि समुच्चय क्या होता है, फलन क्या होता है, संबंध क्या होता है। अपना जो अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेट, रिलेशन और फंक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें बताता है। तो अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन ने 11th में भी पढ़ लिया है, सेट, रिलेशन, फंक्शन के बारे में। 12th क्लास में भी अपन ने पढ़ा है, बीएससी पार्ट फर्स्ट में भी अपन ने पढ़ा है। तो एक बार आप जाके इसके बारे में पढ़ना, इसको रिवाइज करना कि सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अपन यहाँ पे सेकंड चैप्टर से चालू करेंगे। क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है वो अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अपन पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं। तो एक बार आप फिर से यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ लियो। और जो सेकंड चैप्टर है यहाँ से अपना यूनिट चालू है, यहाँ से अपना सिलेबस चालू है। सेकंड चैप्टर से अपना सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और जो फोर्थ चैप्टर है, ये 3 चैप्टर मिलके ये अपना फर्स्ट यूनिट बनाते हैं। कौन सा यूनिट बनाते हैं? फर्स्ट यूनिट बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है ग्रुप। समूह है। तो अब करते हैं अपन इसको स्टार्ट। तो ग्रुप के बारे में अगर आपने फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चलती थी तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रुप के बारे में बता रखा था, लेकिन अपन शुरुआत से ग्रुप के बारे में बताते हैं। दोस्तों होता क्या है कि मान लो कि
ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए, जैसा कि अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ए क्रॉस ए जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को दर्शाता है, कार्तीय गुणनफल को दर्शाता है। और ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आते हैं वो पेयर के रूप में एलिमेंट आते हैं। पेयर के रूप में बोले तो जैसे मान लो ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पे जो ए एलिमेंट होता है वो पहले वाले सेट का होता है और जो बी एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले सेट का होता है। यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए क्रॉस ए। तो अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप की जो परिभाषा है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन जो फर्स्ट परिभाषा है वो अपना है बाइनरी ऑपरेशन। इसको बोला जाता है द्विचर संक्रिया, इसको बोला जाता है द्विचर संक्रिया, या फिर इसी को बोल दिया जाता है द्विआधारी संक्रिया। द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया क्या होता है, मान लो कि स्टार कोई फंक्शन है, जैसे फंक्शन को स्टार से दर्शा रहे हैं, स्टार कोई फंक्शन है ए क्रॉस ए से ए में। इसके बारे में अपन जानते हैं कि ये अपना डोमेन होता है, ये अपना कोडोमेन होता है। तो स्टार कोई अगर स्टार ए क्रॉस ए से ए में फंक्शन बन जाता है तो ए को बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशन। स्टार अगर ए क्रॉस ए से ए में फंक्शन बन जाता है तो जो स्टार को क्या बोला जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। तो अपन ये लिख सकते हैं यदि स्टार ए क्रॉस ए से ए पर परिभाषित कोई फलन हो तो स्टार को द्विचर संक्रिया कहा जाता है। अब देखो अपने को क्या करना है कि ए क्रॉस ए का अपन कोई एलिमेंट उठाते हैं और उसके ऊपर स्टार ऑपरेट करते हैं। तो ए क्रॉस ए का एलिमेंट उठाते हैं, स्टार उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो जो एलिमेंट बनना चाहिए वो वापस ए सेट का ही बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे अपन ने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन बात करें तो मान लेते हैं कि जैसे जेड है, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड है सेट ऑफ इंटीजर्स, देन प्लस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। कहने का मतलब प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप जेड का कोई भी एलिमेंट उठाओ, जेड के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, अपनी मनमर्जी से कोई भी दो इंटीजर उठाओ, उनको जोड़ो, उन दोनों इंटीजर्स को अगर आप जोड़ोगे तो अगर वापस जेड का ही एलिमेंट बनता है तब तो जो ये संक्रिया अपन प्लस ले रहे हैं वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो अपन जैसे कोई भी दो इंटीजर जैसे 3 और 4 ले लेते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 7 होता है, वो भी इंटीजर होता है। जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का ले लो तो उनको जोड़ेंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वो तो नंबरों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वापस जेड का ही एलिमेंट आएगा, तो प्लस संक्रिया है वो बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही अपन जेड माइनस की बात करें तो कोई भी दो इंटीजर्स को घटाओ तो वापस इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो वो माइनस ऑपरेशन है वो भी बाइनरी ऑपरेशन है। अगर अपन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर आता है, इसका मतलब गुणा संक्रिया है वो भी क्या है, अपनी बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अगर डिवाइड की बात करें, अगर भाग की बात करें तो जैसे 3 और 4
दो अपन ने इंटीजर ले लिए, तो 3/4 करोगे तो वो इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब भाग संक्रिया है वो जेड के अंदर क्या नहीं है, भाग संक्रिया है वो जेड में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अपने को सीधा सा ध्यान रखना है कि अपन जिस भी सेट की बात कर रहे हैं उस सेट के दो एलिमेंट उठाओ और जो भी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन लगाने के बाद में अगर जो एलिमेंट निकल के आता है वो उसी सेट का है तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे n प्लस की बात करें, दो नेचुरल नंबरों को जोड़ते हैं तो नेचुरल नंबर आता है तो n प्लस होता है। n माइनस की बात करें, n माइनस की बात करें जैसे दो नेचुरल नंबर है 3 और 4, 3 माइनस 4 करो -1, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब n माइनस है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल ठीक है, z के साथ में प्लस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया, जैसे n प्लस बाइनरी ऑपरेशन हो गया, n डॉट बाइनरी ऑपरेशन हो गया, z माइनस बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इनके अलावा जो भी अपना है दो रेशनल नंबर हैं वो भी अपना बाइनरी ऑपरेशन हो गया। इसके अलावा r प्लस है वो भी बाइनरी ऑपरेशन का एग्जाम्पल है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन अपने को चेक करना आ गया। कोई भी अगर अपन किसी भी सेट में बाइनरी ऑपरेशन चेक करना चाहते हैं तो उसके दो एलिमेंट उठाएंगे, उनको जो अपना संक्रिया है जिस संक्रिया को बाइनरी चेक करना है उसको अप्लाई कर देंगे और उसके बाद में जो एलिमेंट अगर उसी सेट के आ रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं इसके बाद। अगली डेफिनेशन है अपनी बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों बीजीय पद्धति क्या होता है कि जैसे अभी अपन ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया, तो मान लो कि कोई भी अरिक्त समुच्चय है और उस अरिक्त समुच्चय के साथ में अगर एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन जुड़े हुए हैं तो उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं दो या दो से अधिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के साथ में अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसको बीजीय पद्धति कहा जाता है। जैसे एक बार देखो, तो अभी मैंने दो बताया था, उसको ध्यान रखना। एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला कोई अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। अगर एक द्विचर संक्रिया है तो भी बीजीय पद्धति बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे n के साथ नेचुरल नंबर के साथ में बात करें तो n प्लस n डॉट, n माइनस तो नहीं होगा। z प्लस की बात करें, अच्छा z माइनस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए और ये जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए।
तो ये जो पूरा बन के आया है उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है। जेड डॉट मान लूँ, इसके अलावा नेचुरल नंबर हो गए, ये हो गए, आर प्लस मान लूँ, आर डॉट मान लूँ, क्यू प्लस मान लूँ, क्यू डॉट मान लूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो बीजीय पद्धति। अच्छा एक चीज़ और, इतने जो एग्जाम्पल हैं उनमें तो एक ही बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे आर प्लस डॉट, जेड प्लस डॉट, सी प्लस डॉट। अब देखो आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, सी का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यू प्लस डॉट, क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो आगे ये जो आर प्लस डॉट, जेड प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, सी प्लस डॉट हैं, इनके बारे में अपन जब आगे इंटीग्रल डोमेन पढ़ेंगे, अपन पूर्णांकीय प्रांत पढ़ेंगे, वलय पढ़ेंगे, तब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बाइनरी ऑपरेशन एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसमें केवल एक बाइनरी ऑपरेशन वाला ही पढ़ेंगे। और ये जो हैं इनको अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जब रिंग आएगा अपना जो 6 नंबर का चैप्टर है वहाँ से अपन इनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अच्छा बीजगणित किसे कहते हैं? बीजगणित क्या होता है? बीजीय पद्धति का जो अध्ययन करते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का जो अपन स्टडी करते हैं उसको बीजगणित कहा जाता है। तो बीजीय पद्धति की ये परिभाषा ध्यान रखना, इसके बारे में एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो उतार लो। नोट्स प्रॉपर तरीके से आप बनाते रहना, क्योंकि ये दोबारा नहीं हो पाएगा अपना, और रेगुलर पढ़ना इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में ये क्लासें चल रही हैं, फिर बाद में ऑफलाइन का इतना टाइम मिल नहीं पाएगा, तो इस हिसाब से अपन चालू कर रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। एक है ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप। ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप। होता क्या है? तो दोस्तों अभी अपन ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था। बाइनरी ऑपरेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उस सेट के 2 एलिमेंट उठाओ, जिस ऑपरेशन को चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, वो ऑपरेशन अप्लाई करो। उसके बाद में जो एलिमेंट निकल के आता है, अगर वो उसी सेट का आता है तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद में अपन ने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन वाला जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, बोले तो बीजीय पद्धति बोला जाता है। ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप में अपन ने जैसे अभी कुछ एग्जांपल लिखाए थे, आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, सी प्लस, उनको छोड़ दो। उनके अलावा जो भी एग्जाम्पल थे वो ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप के थे। कहने का मतलब ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप में मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें एक तो नॉन एम्प्टी सेट होता है, और जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब वो प्लस भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होंगे बाइनरी ऑपरेशन भाई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था उसी का पर्टिकुलर रूप ये है, उसमें तो एक से ज़्यादा कितने भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप होगा उसमें केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये ध्यान रखना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माना कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार इस पर परिभाषित द्विचर संक्रिया है। तब ये ऐसे नॉन एम्प्टी सेट और उसके साथ में द्विचर संक्रिया को ग्रुपोइड या
क्वेशी ग्रुप कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना नॉन एम्प्टी सेट के साथ में जो ऑपरेशन आ रहा है वो केवल एक ही ऑपरेशन होगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वही एग्जाम्पल मान लो n प्लस n डॉट z प्लस z माइनस z डॉट, डॉट का मतलब गुणा है, q प्लस q डॉट r प्लस r डॉट। ये सारे जो भी एग्जाम्पल है उनके बारे में ध्यान रखना। अब तो ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप से अपन क्या समझेंगे? ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप से ये समझे कि इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसके साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन लगा होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन, और नॉन एम्प्टी सेट भी कोई भी हो सकता है, तो उसको ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप कहा जाता है। अब अगली परिभाषा है वो है लूप। दोस्तों लूप क्या होता है? लूप की अगर अपन बात करें, अगर ये ग्रुपोइड है, ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप है, अगर इसमें स्टार संक्रिया के लिए, अगर इसमें स्टार जो द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया है, अगर इस स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उपस्थित होता है, अगर इस स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उपस्थित होता है तो उसे लूप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लूप कहा जाता है। अब देखो तत्समक अवयव को आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से दर्शाएंगे अपन नॉर्मली, तो ये ध्यान रखना। तो लूप के बारे में लिख देता हूं मैं, यदि ग्रुपोइड, जैसे ए स्टार लिख लो या फिर जी स्टार भी लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं होता, जी मतलब ग्रुप। तो यदि ग्रुपोइड जी स्टार में स्टार संक्रिया के लिए, अब देखो ये स्टार संक्रिया की जगह बहुत बार प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, डॉट आ जाता है, तो इन जनरल अपन स्टार संक्रिया लेके बात करेंगे। तो यदि ग्रुपोइड जी स्टार में स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है, ई इस प्रकार हो कि तत्समक अवयव ई इस प्रकार है कि ए स्टार ई की आइडेंटिटी एलिमेंट को ग्रुप के किसी एलिमेंट स्मॉल ए से ऑपरेट करे तो ए आना चाहिए बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए एलिमेंट किसका है? ग्रुप का। अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो जी स्टार है उसको लूप कहा जाता है। यदि ग्रुपोइड में स्टार संक्रिया तत्समक इस प्रकार होगी तब ग्रुपोइड जी स्टार को लूप कहा जाता है। कहने का मतलब है अपने को एक एलिमेंट ऐसा, इसमें से ग्रुप में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, जैसे ए एलिमेंट उठा लिया, तो ये जो ई एलिमेंट होगा, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आएगा वो भी ग्रुप का ही निकल के आएगा। ये ध्यान रखना, ये जो ई एलिमेंट आएगा वो भी ग्रुप का ही आएगा और ये ए एलिमेंट है वो भी ग्रुप का है। तो ये लूप है। अब जैसे लूप के अपन एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे अभी n प्लस था अपना ग्रुपोइड, तो नेचुरल नंबर और प्लस संक्रिया। अब मेरे को एक बात बताओ, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है? प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो 0 होता है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वापस वही संख्या आएगी। अब मेरे को ये बताओ, जो 0 है वो नेचुरल नंबर में है या नहीं है? 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। तो बताओ ये n प्लस जो है, ये जो n प्लस है वो कभी लूप बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 उपस्थित है ही नहीं नेचुरल नंबर में। तो मैं ये बोलूँगा कि ये लूप नहीं हो सकता। अब बात करो n डॉट की, तो n डॉट का मतलब है गुणा। अब गुणा संक्रिया के लिए अपन जानते हैं किसी भी एलिमेंट को किससे गुणा करें कि वापस वही एलिमेंट आए, तो 1 से गुणा करते हैं, और 1 है वो नेचुरल नंबर में आएगा, 1 है वो नेचुरल नंबर में आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो n डॉट होता है
जो एन डॉट होता है वो लूप का एग्जाम्पल है, राइट। अब बात करते हैं जेड प्लस की। तो जेड प्लस की बात करें तो जेड है वो पूर्णांकों का समुच्चय है, और पूर्णांकों के अंदर अब प्लस संक्रिया आ गई, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है वो जीरो होता है। अब जीरो अवयव है वो जेड के अंदर आएगा, क्योंकि जीरो होता है वो एक इंटीजर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड प्लस है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी लूप का एग्जाम्पल है। जेड माइनस की बात करें तो जेड माइनस की बात करें तो जेड माइनस के अंदर है, अब आप देखो कि भाई जेड माइनस होगा या नहीं होगा लूप। तो जेड माइनस की बात करें तो कोई भी दो इंटीजर है, जैसे -5 ले लो, मान लो -5 में से 0 घटाओ तो जेड माइनस लूप। अच्छा, जेड माइनस है, माइनस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कि किसी भी एलिमेंट में क्या माइनस करो कि वापस वही एलिमेंट आए, 0 ही तो माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके अंदर भी जेड के अंदर 0 उपस्थित है, तो जेड माइनस भी किसका एग्जाम्पल हो गया, लूप का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जेड माइनस के लिए। अच्छा, बात करो जेड डॉट की, संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 जेड में उपस्थित होता है, तो जेड डॉट भी हो गया। ये माइनस है, फिर वो साचर्य में फेल हो जाएगा ये, लेकिन अभी तत्समक अवयव तो है इसमें, और बाकी सब क्योंकि अंदर 1 एलिमेंट होता है और जो रेशनल नंबर है उसमें 1 भी होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे किस में जाएंगे, क्यू प्लस क्यू डॉट आर प्लस आर डॉट, ये सारे लूप हैं। तो लूप का मतलब दोस्तों ये है, लूप का मतलब ये है कि ग्रुपोइड के अंदर अपने को ये ढूंढना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उपस्थित है या नहीं है। अगर आप किसी भी ग्रुपोइड में आइडेंटिटी एलिमेंट उपस्थित है तो वो लूप हो जाएगा, वरना वो लूप नहीं होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट संक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्लस संक्रिया होगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, अगर डॉट संक्रिया है तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसके लिए 1 हो जाएगा। तो इन सबको ध्यान रखना है। अब लूप के बाद में अपन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन बात करते हैं। अब सेमी ग्रुप के बारे में देखते हैं अपन। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी अपन ने ग्रुपोइड पढ़ा, तो ग्रुपोइड के अंदर अपन ने ये देखा कि भाई एक नॉन एम्प्टी सेट होता था, उसके साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। अगर मान लो जो नॉन एम्प्टी सेट के साथ में जो बाइनरी ऑपरेशन आ रहा है, अगर वो एसोसिएटिव हो जाए, एसोसिएटिव मतलब साहचर्य नियम की पालना करने लग जाए, तो फिर वो जो अपना ग्रुपोइड है वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। साहचर्य नियम क्या होता है, अब साहचर्य नियम जैसे मान लो कि जैसे स्टार संक्रिया है, तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले तो बी स्टार सी ऑपरेट करो, फिर इसका जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर ए स्टार ऑपरेट करो, एक बार तो ये निकालो, फिर ए स्टार बी स्टार सी, कहने का मतलब ए स्टार बी करो, फिर जो एलिमेंट निकल के आता है उसका सी के साथ में संक्रिया लगाओ। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो इसको साहचर्यता नियम कहा जाता है, जैसा कि इसके बारे में आप पहले से भी जानते हो। तो सेमी ग्रुप की परिभाषा में दोस्तों हम ये बताएंगे कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट के साथ में जो बाइनरी ऑपरेशन काम में ले रहे हैं, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाए, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन साहचर्यता नियम की पालना करता है, तो वो सेमी ग्रुप कहलाता है। तो एक बार देखते हैं अपन, यदि ग्रुपोइड जी स्टार में द्विचर संक्रिया स्टार द्विचर संक्रिया स्टार सहचारी हो, सहचारी का मतलब है साहचर्यता नियम की पालना करती हो, सहचारी हो, तब जी स्टार को सेमी ग्रुप कहा जाता है।
जैसे बात करें n प्लस है वो सेमी ग्रुप का एग्जाम्पल है। क्यों है? n प्लस है वो ग्रुपोइड है, ठीक है, और स्टार संक्रिया सहचारी है। आप कोई भी 3 नेचुरल नंबर उठा लो, जैसे 4, 5 और 6, आपने 3 नेचुरल नंबर उठाए, आपने एक बार 4 + 5 किया और उसके बाद में 6 किया, और एक बाद में 4 + 5 + 6 किया, तो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब प्लस संक्रिया है वो सहचारी है। तो n प्लस किसका एग्जाम्पल हो गया? सेमी ग्रुप का हो गया। प्लस वाले तो सारे हो जाएंगे, n प्लस w मतलब होल नंबर, z प्लस q प्लस r प्लस और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला c प्लस। माइनस वाला कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लो z माइनस की बात करें अपन, तो z होता है वो सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब 3 इंटीजर अपन उठा ले, जैसे 4, 5 और 6, 3 z के, तो 4 - 5 - 6 करें एक बार तो, और एक बार 4 - 5 - 6 करें, तो इसका मान आएगा -1 -6 -7, यह आएगा 4 -1, तो यह आएगा 5। तो ये दोनों बराबर है? नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं। इसका मतलब है माइनस संक्रिया है वो कभी भी साहचर्यता नियम की पालना नहीं करती है। माइनस संक्रिया जो है वो कभी भी साहचर्य नियम की पालना नहीं करती है। तो ये सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल हो गए। तो अब आगे चलते हैं अपन। सेमी ग्रुप के अगला है अपना मोनोइड। मोनोइड दोस्तों, मोनोइड क्या होता है? अभी अपन ने ये सेमी ग्रुप पढ़ लिया, तो सेमी ग्रुप से ये समझ में आया कि ऐसे बोल सकते हैं अपन, सेमी ग्रुप बराबर ग्रुपोइड, और ग्रुपोइड के अंदर एसोसिएटिव नियम और लगना चाहिए, जो संक्रिया ले रहे हैं वो एसोसिएटिव। तो ये दोनों मिलके सेमी ग्रुप। अगर ये दोनों हैं और इनके अंदर मैं आइडेंटिटी और जोड़ देता हूँ, अगर मैं इनमें आइडेंटिटी और जोड़ देता हूँ, ग्रुपोइड प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी, तो फिर ये सेमी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मोनोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसे बोल दूँ कि भाई कोई भी ग्रुपोइड है उसमें एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि एक सेमी ग्रुप, अगर सेमी ग्रुप में संक्रिया का तत्समक अवयव उपस्थित है तो वो मोनोइड कहलाता है। तो डायरेक्ट सेमी ग्रुप से मोनोइड बोले तो अगर सेमी ग्रुप में संक्रिया का तत्समक अवयव हो जाएगा तो मोनोइड हो जाएगा। सही है ना? तो मोनोइड से अपन ये समझेंगे कि इसमें बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो देखो, सेमी ग्रुप में पहला बाइनरी ऑपरेशन होता है, और जो दूसरा है वो है कि स्टार संक्रिया एसोसिएटिव होती है। अब मोनोइड की बात करें तो मोनोइड में बाइनरी ऑपरेशन होता है, संक्रिया है वो एसोसिएटिव भी होती है, और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उपस्थित होता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं अपन। मोनोइड एक सेमी ग्रुप है जी स्टार मोनोइड कहलाता है यदि इसमें स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उपस्थित हो। यदि इसमें स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उपस्थित हो। अब बताओ, n+ है, सेमी ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उपस्थित होता है क्या? नेचुरल नंबर में प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 होता है, वो नेचुरल नंबर में उपस्थित नहीं होता। इसका मतलब n+ है वो सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनोइड नहीं है। राइट। अच्छा, W+ तो है, क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो 0 होता है और 0 W में होता है, तो W+ इसका एग्जाम्पल बन गया। प्लस वाले तो बन जाएंगे Z+, Q+, R+। अब बात करें जैसे Z डॉट की बात करें, यहाँ एग्जाम्पलों में अपन
जेड डॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा संक्रिया हमेशा एसोसिएटिव होती है। क्यू डॉट भी लिख सकते हैं, आर डॉट। तो जेड डॉट का मतलब गुणा है यहाँ पे, और क्यू डॉट और आर डॉट। तो ये मोनोइड हो गया दोस्तों। तो सेमी ग्रुप और मोनोइड के बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेमी ग्रुप में बस दो चीज़ ध्यान रखना है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस एसोसिएटिव। और जो मोनोइड है उसमें तीन चीज़, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये मोनोइड की परिभाषा हो गई। तो ठीक है दोस्तों, इसको उतारो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। अगला है ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर एक तो ये ध्यान रखना कि अभी जो मोनोइड अपन ने पढ़ा, अगर मोनोइड में प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम उपस्थित है, अगर मोनोइड के अंदर जो नॉन एम्प्टी सेट काम में आ रहा है, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ग्रुप है जैसे, उसमें जो आइडेंटिटी होता है वो तो यूनिक होता है, कोई एक एलिमेंट होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन जो प्रतिलोम होता है वो प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम निकल के आता है अपना। तो अभी जैसे अपन बात कर रहे थे प्रतिलोम की, तो जेड प्लस की बात कर रहे थे। जेड प्लस के अंदर प्रतिलोम निकल के आ जाएगा, जैसे 2 का प्रतिलोम -2, 3 का प्रतिलोम -3, 4 का प्रतिलोम -4 हो जाएगा। लेकिन जेड डॉट की बात करें तो 3 का प्रतिलोम क्या होगा? 3 का प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम का मतलब है 3 को किससे गुणा करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, 3 को किससे गुणा करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। तो 3 को तो 1/3 से गुणा करना पड़ेगा आइडेंटिटी लाने के लिए, लेकिन 1/3 जेड में होता नहीं है। इसका मतलब जेड डॉट क्या नहीं होता? ग्रुप नहीं होता। कैसे कि जैसे जेड डॉट है, अपन ने 3 एलिमेंट जेड का ले लिया, अब ये मोनोइड तो हो गया। अब इसको ग्रुप बनने के लिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई करानी है। क्या करानी है कि जेड में प्रत्येक एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। अब ये 3 एलिमेंट है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए, मतलब 3 को मैं किससे गुणा करूं कि तत्समक अवयव आ जाए, और गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना होता है? 1। तो इसको 1/3 से गुणा करना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ कि ये 1/3 है, ये तो जेड में होता ही नहीं है। इसका मतलब जो जेड डॉट है वो मोनोइड तो है लेकिन ग्रुप नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अब मैं एक बार प्रॉपर तरीके से ग्रुप की परिभाषा लिख देता हूँ। तो एक अरिक्त समुच्चय जी संक्रिया स्टार सहित ग्रुप कहलाता है यदि वह निम्न अभिगृहीतों की पालना करता है। पहला देखो, इसको बाइनरी ऑपरेशन बोल दो या क्लोजर प्रॉपर्टी भी इसको बोला जाता है। जो द्विआधारी संक्रिया है उसको बाइनरी ऑपरेशन बोल दो या क्लोजर प्रॉपर्टी, एक ही बात है। क्लोजर प्रॉपर्टी, और हिंदी में इसको समवर्तता नियम भी बोला जाता है। होता क्या है कि फॉर ऑल आप क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ए और बी दो ग्रुप के एलिमेंट उठा रहे हो, तो जो ए स्टार बी है वो भी किस में आना चाहिए? जी में।
कि ग्रुप के 2 एलिमेंट उठा रहे हो और उसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, उसके बाद में जो एलिमेंट बन के आएगा ए स्टार बी, जो एलिमेंट बन के आएगा वो भी वापस जी में होता है, तो ये समवर्ता नियम की पालना होती है। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है साहचर्यता नियम। साहचर्यता नियम, साहचर्यता नियम क्या होता है कि मान लो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको साहचर्यता नियम बोला जाता है। तीसरा होता है तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तत्समक अवयव का तत्समक अवयव का अस्तित्व, जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है दोस्तों कि जो ग्रुप जी है उसके अंदर एक एलिमेंट ई इस प्रकार उपस्थित होना चाहिए, एक एलिमेंट ई इस प्रकार उपस्थित होना चाहिए कि उस एलिमेंट ई को ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराए तो वापस वही एलिमेंट बनना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे अपन जेड प्लस में 0 एलिमेंट को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ो, जेड के किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ो तो वही आएगा। इसका मतलब 0 वहाँ पे क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व में अपन ये बोल सकते हैं कि एक अवयव स्मॉल ई का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एक अवयव स्मॉल ई का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार। और देखो ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में है तो इसको राइट आइडेंटिटी बोला जाता है, ये लेफ्ट साइड में है तो इसको लेफ्ट आइडेंटिटी बोला जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो ए एलिमेंट होता है वो किसका होता है, जी का। एक अवयव ई बिलोंग्स टू जी, और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आता है वो भी ग्रुप का ही आता है। तो एक अवयव ई बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि इस कंडीशन को फॉलो करो तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। जो फोर्थ कंडीशन है, मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको, तो थोड़ा उतार लेना आप इसको पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं ऊपर चलता हूँ इसके। तो जो चौथा नियम है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। दोस्तों प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व क्या होता है कि जिस भी अपन नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं उस नॉन एम्प्टी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, उस नॉन एम्प्टी सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इनवर्स उपस्थित होना चाहिए उसका। क्योंकि जो आइडेंटिटी होता है वो तो पूरे ग्रुप का एक होता है, लेकिन जो इनवर्स है वो तो प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक अन्य अवयव बी बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए स्टार बी बराबर, ए को बी के साथ ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आना चाहिए बराबर बी स्टार ए। अगर ऐसा है, अगर ए एलिमेंट को बी के साथ ऑपरेट करने से अपना जो सेट ले रहे हैं उसकी आइडेंटिटी आती है, तो जो बी होता है उसको ए का प्रतिलोम कहा जाता है। तब अवयव बी को अवयव
ए का प्रतिलोम कहा जाता है। इसे B बराबर A इनवर्स से B ही इसे B बराबर A इनवर्स से भी व्यक्त करते हैं। अर्थात इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं A स्टार A इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर A इनवर्स स्टार A। तो कुल मिला के अपन ने 4 नियम पढ़े। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था जी, उसके साथ में एक ऑपरेशन था स्टार। तो अगर वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो, पहली चीज़ बाइनरी ऑपरेशन बोल दो या क्लोजर प्रॉपर्टी बोल दो। दूसरी बात है साचर्य नियम की पालना करें। तीसरी बात है उसमें जो भी अपनी संक्रिया है उसके लिए तत्समक अवयव भी उपस्थित होना चाहिए। और जो चौथा है उसमें क्या है कि जो भी नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हो उसमें प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी उपस्थित होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, चारों नियम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो अपना जो दिया गया नॉन एम्प्टी सेट है वो दिए गए ऑपरेशन के साथ में एक ग्रुप बनाता है। इस स्थिति में जी स्टार को ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब मैं अपन ग्रुप के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो नेचुरल नंबर वाला तो ग्रुप बनेगा नहीं भाई। n प्लस तो क्यों नहीं बनेगा ग्रुप में? n प्लस ग्रुप इसलिए नहीं बनेगा कि n प्लस के अंदर तो देखो आइडेंटिटी में फेल हो गया। n डॉट की बात करें तो डॉट संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। जैसे कोई नेचुरल नंबर ले लो 3 को किससे गुणा करे कि अपना तत्समक अवयव 1 आ जाए? तो 3 को तो 1/3 से गुणा करना पड़ेगा ना। और 1/3 क्या नेचुरल नंबर में होता है? नहीं होता। इसका मतलब नेचुरल नंबर है वो किसी भी संक्रिया के साथ अपना ग्रुप नहीं बनाता है। बात करते हैं अपन इंटीजर्स की। इंटीजर जो z प्लस है वो ग्रुप बनाएगा बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी है। 2 का प्रतिलोम -2, 3 का प्रतिलोम -3, 4 का प्रतिलोम -4 और तत्समक अवयव भी है। लेकिन z डॉट है वो ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि z डॉट की बात करें तो डॉट गुणा संक्रिया है और गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है। अब गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 1 होता है तो 1 का प्रतिलोम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 का प्रतिलोम निकालेंगे तो -1 को मैं किससे गुणा करूं? -1 का प्रतिलोम जैसे निकालूं तो -1 को मैं किसके साथ गुणा करूं कि तत्समक अवयव 1 आ जाए? बात मैं z डॉट की कर रहा हूँ, z डॉट की बात कर रहा हूँ। तो -1 को किससे गुणा करूँ कि 1 आ जाए? तो -1 को -1 से, और ये -1 z का एलिमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 और -1 ये दो z के एलिमेंट है, इनका तो गुणात्मक प्रतिलोम है। लेकिन मेरे को ये बताओ कि जैसे ये 2 एलिमेंट मैंने उठाया z का, इसको मैं किससे गुणा करूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए? तो 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या बताओ ये 1/2 z में आ रहा है? 1/2 तो z में नहीं आ रहा है। इसका मतलब 1 और -1 के अलावा z डॉट में किसी भी एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम उपस्थित नहीं है। जबकि अपन ने ग्रुप की परिभाषा में ये पढ़ा था कि जो भी अपना नॉन एम्प्टी सेट है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए, और यहाँ तो गुणात्मक प्रतिलोम केवल 2 एलिमेंटों का ही मिल रहा है, इनके अलावा तो किसी भी एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि z डॉट है वो एक ग्रुप का एग्जाम्पल है, नहीं है। तो z डॉट नहीं है, q प्लस भी है, r प्लस है, c प्लस है। अब q नोट डॉट, ये q नोट क्या है दोस्तों? q नोट को मैं ये बोल सकता हूं अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य परिमेय संख्याओं का सेट। अशून्य का मतलब है इसमें से 0 को हटा दिया। जैसे क्यों उठाया है? अब देखो जैसे 2 है, 0 को क्यों उठा रहे हैं भाई? 0 एलिमेंट है, 0 को किससे गुणा करूं कि तत्समक अवयव गुणा के लिए 1 आ जाए? तो किसी से गुणा ही नहीं कर सकते ना। तो अपन क्यों के अंदर भी 0 को हटाना पड़ेगा, r के अंदर भी हटाना पड़ेगा और इसमें भी हटाना पड़ेगा। तो ये अपने जो ग्रुप हैं उनका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, इनको एक बार उतारो फिर अपन आगे चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो मैं हटा देता हूँ इसको। अब एक परिभाषा है अबेलियन ग्रुप। या इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोला जाता है। हिंदी में बोले तो आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय समूह है। दोस्तों आबेली ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? कोई भी ग्रुप है उसमें अगर संक्रिया है वो कम्यूट कर जाए। कम्यूट का मतलब जैसे मान लो जी स्टार कोई ग्रुप है तो जी स्टार में स्टार संक्रिया कम्यूट कर जाती है तो जी स्टार को आबेली ग्रुप कहा जाता है। कम्यूट का मतलब क्या है कि जैसे आपने जी के दो एलिमेंट उठा लो, मान लो ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। अगर आप ये करके देखते हो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? आबेली ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहा जाता है दोस्तों। तो एक बार मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। तो माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, माना कि जी स्टार एक ग्रुप है, तब जी स्टार अबेलियन ग्रुप कहलाता है तब जी स्टार अबेलियन ग्रुप कहलाता है यदि जी में प्रत्येक युग्म में यदि जी में प्रत्येक युग्म में ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए स्टार संक्रिया क्रम विनिमय हो। स्टार संक्रिया क्रम विनिमय हो। अगर ऐसा होता है तो उसे आबेली ग्रुप कहा जाता है। और सामने ये उतार लेना। तो प्रत्येक दो एलिमेंट अगर कम्यूट कर रहे हैं तो अबेलियन ग्रुप है, वरना नहीं है। अबेलियन ये नॉर्वे का एक मैथमेटिशियन था, उसकी 1902 के अंदर उसकी जन्म हुआ था और 27 साल की एज के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो उनकी स्मृति में ये जो ग्रुप है उसको अबेलियन ग्रुप नाम दिया गया है। जैसे बात करें कि जेड प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, क्यों? क्योंकि जेड के दो एलिमेंट उठा लो, जैसे दो इंटीजर उठा लो, चाहे 4 + 5 करो चाहे 5 + 4, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अबेलियन ग्रुप हो गया। तो प्लस वाले सारे अबेलियन ग्रुप होते हैं, डॉट वाले भी सारे अबेलियन ग्रुप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप है। इसके बारे में एक बार आप राइट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फुस करके उतार लिया करो इसको। अब आगे चलते हैं अपन नॉन अबेलियन ग्रुप। नॉन अबेलियन ग्रुप दोस्तों, नॉन अबेलियन ग्रुप को बोला जाता है अनआबेली समूह है। अनआबेली समूह क्या होता है? नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अगर मान लो कोई भी ग्रुप है उसमें कोई भी दो एलिमेंट अगर कम्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप है उसमें कोई भी दो एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो 50 एलिमेंट हैं, 48 एलिमेंट कम्यूट करके दो एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे, तो फिर वो आबेली नहीं होगा। फिर वो आबेली नहीं होगा, क्योंकि आबेली ग्रुप में अपन ने ये पढ़ा था कि प्रत्येक दो एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं तो आबेली है, वरना आबेली नहीं है। तो मैं इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकता हूँ, किसी ग्रुप जी स्टार में
किसी ग्रुप जी स्टार में किन्हीं भी दो अवयवों, कोई भी दो अवयव हो सकते हैं, किन्हीं भी दो अवयवों A, B बिलोंग्स टू G के लिए A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, तब G स्टार को अनआबेली समूह कहा जाता है, तब जी स्टार को अनाबेली समूह कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें S3, S4, ये सिमेट्रिक ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल जब अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब आ जाएंगे। S3, S4 क्या होते हैं, तो ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों आज अपन ने ग्रुप के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अलावा लूप क्या होता है, आबेली ग्रुप क्या होता है, नॉन आबेली ग्रुप क्या होता है। बस अपने को एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 है, बाकी जैसे क्वेश्चन अपन करेंगे तो तत्समक अवयव और जो प्रतिलोम निकल के आएंगे वो संक्रिय के ऊपर डिपेंड करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ग्रुप के अंदर जो तत्समक अवयव होता है वो तो पूरे ग्रुप का यूनिक होता है, लेकिन जो प्रतिलोम अवयव होता है वो क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप की परिभाषा है, इसको एक बार राइट डाउन कर लो आप। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, नोट करके डालना है अपने को कुछ विशेष बाइनरी ऑपरेशन। कुछ विशेष बाइनरी ऑपरेशन में जो फर्स्ट है उसको बोला जाता है एडिशन मोड्यूलो एम। एडिशन मोड्यूलो एम को दैट इज प्लस एम ऐसे दर्शाया जाता है। क्या होता है समझना इसको। तो a प्लस एम बी अगर ऐसा हो तो a प्लस एम बी को कैसे परिभाषित करते हैं। a प्लस एम बी का मतलब a प्लस बी होता है, कब होता है, अगर आप a प्लस बी का मान m से छोटा होता है तो a प्लस बी होता है, और अगर a प्लस बी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है तो इसका जो मान आता है वो आता है a प्लस बी माइनस m। या फिर इस चीज़ को आप r लिख लो, वेयर लगा के लिख लो, वेयर r बराबर हो गया a प्लस बी माइनस m। ये स्पेशल है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अपन Z5 की बात करेंगे। देखो दोस्तों, ये Z5 जो होता है ये +5 संक्रिया के साथ में ग्रुप बनाता है। Z5 होता है वो +5 संक्रिया के साथ में ग्रुप बनाता है। अब Z5 क्या होता है, पहले तो इस Z5 के बारे में समझते हैं अपन। Z5 होता है, Z5 का मतलब है इसमें 5 एलिमेंट होंगे। Z5 का मतलब है इसमें 5 एलिमेंट होंगे। वो एलिमेंट होंगे वो इंटीजर होंगे, और वो इंटीजर है वो कहाँ से चालू होंगे, 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। तो Z5 है वो एक सेट है, और इस सेट के अंदर ये 5 एलिमेंट है। जैसे Z7,
तो Z7 में 0 1 2 3 4 5 6, तो एलिमेंटों की संख्या तो हो जाएगी, जैसे Z7 में 7 एलिमेंटों की संख्या तो 7, लेकिन 0 से लेकर उनकी काउंटिंग कहाँ तक होगी, 6 तक, तो ये Z5 हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं ये वाली संक्रिया। जैसे अपने को ये करना हो, मान लो कि 3, अब संक्रिया तो +5 4, तो 3 और 4 को जोड़ो 7, तो 7 है वो 5 से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या है 3 + 4 - 5, तो इसका मान आया 2। ठीक है। अच्छा, अभी मान लो ऐसा हो जाता, मान लो ऐसे हो जाता कि 2 + 5 3, 2 + 5 3, तो 2 और 3 को जोड़ो 5, और ये भी 5 है, तो देखो इसका मान 2 और 3 को जोड़ा 5, ये 5 के बराबर आ गया, तो इसका मान आ जाएगा 0। अगर मान लो केवल ऐसे ही करना होता अपने को, तो नॉर्मल 3 लिखते, और जैसे अपन, चलो ये हो गया, तो ऐसे अपने को करना है, और जब इसका एग्जाम्पल आएगा तब अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि Z5 + 5 होता है ग्रुप, ये ऐसे नहीं है कि भाई Z5 के साथ में प्लस संक्रिया कभी नहीं आ सकती, +6 नहीं आ सकती, Z5 के साथ में +6 नहीं आ सकता, +7 नहीं आ सकता, जितना यहाँ पे नीचे सब स्क्रिप्ट में लगा हुआ है उतना ही लगेगा। जैसे Z5 + 5, Z6 + 6, Z7 + 7, और इन जनरल की बात करें तो Zm + m, तो ये भी एक ग्रुप होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों आगे एक अपन ऐसे भी पढ़ेंगे, इसको राइट डाउन कर लेना दोस्तों, इसको मैं उठा देता हूं। इसको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m की बात करें, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये संक्रिया क्रॉस m बन जाएगी। तो क्रॉस m, तो ये परिभाषित कैसे होगा, अब देखो, तो ये परिभाषित होगा AB, अगर ऐसा हो तो R, वेयर R बराबर AB माइनस AB भाग M। जैसे अपन इसके अंदर बात करें कि 3 क्रॉस 4 मान लो 2 करना है, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 का भाग दे दो, तो जो शेषफल आएगा, तो शेषफल बचा, 6 में से 4 का भाग गया तो शेषफल बचा 2। जैसे मान लो 3 क्रॉस 4 5 है, तो 3 × 5 = 15, तो 15 में 4 का भाग दिया तो 12 तो हट जाएंगे, तो 12 हटने से ये कितना हो जाएगा, 15 में से 12 हटे तो 3। इसका मतलब ऐसे मान लो कि जैसे ये है कि 9 क्रॉस 2 5, तो 9 × 5 = 45, 45 में 2 का पूरा भाग जाने से 44 तो हट गया, और इसका मान है 1। तो दोस्तों इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के बाइनरी ऑपरेशन आ गए, इनके बारे में बात करते हैं, तो इनको राइट डाउन कर लो, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, और ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दे लेना यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दे लेना, मल्टीप्लाई है तो ये गुणा में आऊंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो ग्रुप का ग्रुपांक
या समूह का समूहांक या ग्रुप की कोटि। मान लो ऐसे लिख के आया है कि भाई ग्रुप का ग्रुपांक, समूह का समूहांक या ग्रुप की कोटि। तो इन तीनों हिंदी के लिए एक ही वर्ड है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। अगर इंग्लिश में बात करें तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। दोस्तों ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? तो जो भी अपना ग्रुप है उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या है वो उसका ऑर्डर कहलाती है। किसी भी ग्रुप में उपस्थित अवयवों की संख्या उसका ऑर्डर कहलाती है। अब ग्रुप के ऑर्डर के आधार पे जो ग्रुप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट ग्रुप, एक होता है इनफाइनाइट ग्रुप। दोस्तों जो फाइनाइट ग्रुप होता है वो क्या होता है कि अगर किसी ग्रुप में एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है, अगर किसी ग्रुप में एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है, 2, 5, 10, 20 जितने भी है तो फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। लेकिन अगर अपना जो ग्रुप है उसमें एलिमेंटों की संख्या इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। जैसे अभी अपन ने बात की थी Z5+5, अभी अपन ने बात की थी Z5+5। मैं बोल रहा था कि ये ग्रुप है और इसमें एलिमेंटों की संख्या फाइनाइट है। कितने एलिमेंट है? 5। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट हैं। ये अपना एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है। जबकि Z+ की बात करें तो ये इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है, क्योंकि अपन इंटीजर्स को काउंट थोड़े कर सकते हैं कि कितने इंटीजर हैं। तो ग्रुप के ऑर्डर के आधार पे जो अपने ग्रुप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। तो मैं ये बोल सकता हूँ यदि G* एक ग्रुप है तो G में उपस्थित अवयवों की संख्या ग्रुप का ग्रुपांक कहलाता है। इसे O का मतलब है ऑर्डर, O का मतलब है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। ये G का मतलब है ग्रुप, O का मतलब है ऑर्डर। तो इसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये ग्रुप का ग्रुपांक है। तो ग्रुपांक क्या होता है कि कोई भी ग्रुप है उसमें आप एलिमेंटों की संख्या काउंट कर लो। भाई ग्रुप में एलिमेंटों की संख्या तो काउंट कर ही सकते हैं ना, ग्रुप को देखें कि कितने एलिमेंट आ रहे हैं, और वो एलिमेंटों की संख्या है उसका ग्रुपांक कहलाती है, और इसे ऑर्डर ऑफ जी से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल के में बाद में देखेंगे। एक बार अपन लिखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन आप ही को लिखनी है, मैं समझा देता हूँ। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी ग्रुप G* में अवयवों की संख्या फाइनाइट है, अवयवों की संख्या अपन गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और अगर अपन अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते हैं तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अनंत, अच्छा इसको अनंत ग्रुप भी बोलते हैं या अपरिमित ग्रुप भी बोलते हैं। देखो फाइनाइट ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं परिमित ग्रुप, और जो इनफाइनाइट ग्रुप है उसको बोलते हैं अनंत ग्रुप या अपरिमित ग्रुप। तो परिभाषा तो आप लिख लेना कि कोई ग्रुप G* है वो फाइनाइट ग्रुप कहलाता है अगर G में अवयवों की संख्या फाइनाइट है। ठीक है, और कोई ग्रुप G* है वो अपरिमित कहलाता है अगर उसमें अवयवों की संख्या अनंत है। ठीक है, और इनके जो मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, जो फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, वो Z3+3 हो गया। जैसे एक हो गया, जैसे मान लो कि ये है कि 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और संक्रिया इनके साथ में डॉट संक्रिया, तो ये भी ग्रुप है, इसके बारे में बात करेंगे। इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे मिल जाएंगे, Z+Q
Q प्लस C प्लस R प्लस वगैरह हो गई। तो दोस्तों आज आपने अलजेब्रा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको याद करना है, लर्न करना है, आज ही उतारना है इसको अपनी कॉपी में, समझते हुए अपनी जो बुक ले आना उसकी हेल्प लेना है। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। देखो अलजेब्रा को अपने को डेली की डेली पढ़ना है, जितना आपका लेक्चर आ जाता है उतनी चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि बाद में फिर ये नहीं हो पाती है। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं और एक एक थ्योरम को बिल्कुल भी रटना नहीं है, अपने को समझते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। और जो भी देखो थ्योरम है बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएंगी। बच्चों को दिक्कत आती है अलजेब्रा में, दिक्कत ये आती है कि वो रटते हैं चीज़ों को, अपने को रटना नहीं है। सबसे पहले थ्योरम्स में अपन देखेंगे कि भाई अपने को क्या दिया है और क्या अपने को प्रूव करना है। उसके बाद में अपने को जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशंस अपनी क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियर आज जैसे जितना भी अपना मैटर हुआ है वो सारा मैटर आपको लर्न आउट करना है, इसको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। शायद अपनी ऑफलाइन क्लासेज जो लगेंगी उसमें ये मैटर फिर से नहीं हो पाएगा अपना। तो दोस्तों इस सारे मैटर को समझते उतारना है। तो मिलते हैं हम फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। कि आप डेफिनेशन लिख लेना दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।